पापा पापा चिल्लाता, मैं क्या जवाब दूंगा साहब, उसको बताओ। मेरे बच्चे ने कौन सा जुल्म कर दिया था? अगर किसी डॉक्टर के पास आप इलाज करने जाओगे और वो दवाई देगा, उसके बाद गोली मार दोगे, तो क्या इंसाफ है ये? जहाँ तक हो सके साहब, मैं भी शरीफ एक इतना बड़ा ऑफिसर तो मैं भी नहीं था, हौलदार से रिटायरमेंट आ रखा हूँ साहब। और साहब मेरे को दे सकते हो इंसाफ तो दे दीजिए, मैं भी एक भारत का नागरिक हूँ और आपके देश की सेवा करके आ रखा हूँ। जब उत्तराखंड था, सच्चे लोग रहते थे, एक सच्ची आबहवा, साफ सुथरी आबहवा थी, सच्चे लोग थे, ईमानदार लोग थे। उनको बरगला करके उनके उनके साथ में ये माफियाओं ने मिल करके उनकी जमीनों को लूट रहे हैं, उनके घरों को लूट रहे हैं और उनकी हत्याएं हो रही हैं। अगर हम 1 घंटा सो जाए ना, तो मैं क्या क्या कर जाएंगे आतंकवादी इनके साथ में, ये इनको खबर भी नहीं होगी। हम किस तरह अपनी जान पर खेल करके इनकी देश की रक्षा करते हैं और उसका खामियाजा हमें ये मिला है कि आज तक हमारे को आश्वासन मिल रहे हैं। प्रणाम, नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान और एक अलग तरीके से इंटरव्यू आप देख रहे होंगे। गाड़ी में हम बैठे हैं, उसका कारण है बाहर तकरीबन 42 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और अंकल को मैं सुबह से देख रहा हूँ, ये उधर इधर उधर चक्कर काट रहे हैं। इनके बेटे को गोली मार दी गई, उनके साथ 2 अन्य को गोली मार दी गई और ये बेहताशा तब से ही इधर उधर भटक रहे हैं। मुझे लगा थोड़ा आराम, थोड़ा पानी पियेंगे, बैठ के हम 2 बातें भी कर लेंगे और जरूरी भी है क्योंकि एक लेटर ये लेकर आए हैं जो जिलाधिकारी को इन्होंने लिखा है। आत्मानंद बडोला जी है मेरे साथ। मैं अंकल जी बहुत ज्यादा तो नहीं मैं इसमें कह पाऊंगा, लेकिन सिचुएशन को देख के क्या लग रहा है अभी सरकार कुछ सोच रही है? सर जी, इस समय सरकार ने मेरे साथ सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं और ठीक है, इन्होंने मेरे को वो भी दिखाई थी कि हमने कुछ बंदे गिरफ्तार करे हैं। लेकिन सर मेरा प्रशासन से ये निवेदन है कि जहां पर इनका बैठने का अड्डा है, जहां पर से ये कार्रवाई शुरू करते हैं, जहां से बंदों को ये इकट्ठा कर करके ये आतंक मचाते हैं, उस स्थान को पहले ध्वस्त किया जाए, जिससे आगे ये कार्रवाई ना हो। इन्होंने जो है अवैध जमीन के अंदर बैठ करके, जंगलात की जमीन का अधिग्रहण कर करके, उस जमीन पे भवन निर्माण कर करके आतंक मचा रखा है, जिसमें प्रशासन के, मैं सारों के नाम नहीं गिनाऊंगा, कुछ बंदे इसमें इनको इन्वॉल्व भी हैं, जो इनको वो सह दे रहे हैं, जिनके बलबूते पर ये कमा खा रहे हैं। अगर ऐसा ना होता, जो आदमी परौल में थे, उनको परौल में किसने छोड़ा और किसके बलबूते पर आए, इसके पीछे भी कोई कहानी है। सही बात है। और वो इतना बड़ा गैंगस्टर, इतना बड़ा गोलीबाज, वो यहाँ इसके घर में क्या कर रहा था है? और इसकी इसकी दोस्ती ऐसे लोगों के साथ है और हमारे पहाड़। इसका मतलब ये है कि ये इनके लोग इनसे इन्वॉल्व है और ये ऐसी वारदातें आगे भी कराएंगे। मेरी प्रशासन से हाथ जोड़कर, और मैं भी एक फौजी हूँ, बेल्ट की नौकरी करके आ रखा हूँ, मेरी प्रशासन से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि मैंने तो अपना पुत्र खो दिया, लेकिन आने वाले समय में मैं भारत का नागरिक होने के नाते मैंने देश की सेवा करी है और हर देश का, मेरे देश का जो एक नागरिक है वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी ऐसे उनके बच्चों की किसी की हत्या ना हो, इसके लिए मेरे आपसे निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र इस भवन को ध्वस्तीकरण कराया जाए। और मेरा एक ही बच्चा कमाने वाला था, वो मेरे को दुनिया से छोड़ के चला गया है। अब आप, मेरी विनती है कि आप इसमें कौन सी कार्रवाई और क्या करना चाहते हैं। अगर इसमें विलम्ब हुआ, पब्लिक ने कोई गलत कदम उठा दिया, तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा। नहीं, ये बात तो बिल्कुल अंकल आपके साथ सब हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी सुनने में आ रही थी, कुछ मुआवजे की भी बातें हो रही हैं, तो क्या मुआवजे पे मानेंगे आप और क्या मुआवजे मानेंगे? मेरा मुआवजा, मेरा लड़का था जिसकी हत्या हो चुकी है। मेरा लड़का सिर्फ अपने गाड़ी को लेने गया था जिसकी ये कीमत अदा नहीं कर रहे थे, उसका उन्होंने खामियाजा दे दिया, मेरे लड़के की हत्या कर दी। तो मुझे बताओ कि मैं मुआवजा लेके क्या करूंगा। माँ की क्या हाल है? माँ की हालत 50 तुम्हारे मीडिया वाले बना के जा चुके हैं। बच्चे, जो मेरा 4 साल का पोता है वो भी है। मैं एक रिटायरमेंट आदमी हूँ,
मैं पारिवारिक का किस तरह करूंगा। मेरी जो बहू है उसकी एक आंख डिलीवरी के टाइम पर खराब हो चुकी है, उसकी रिपोर्ट भी संलग्न है उसमें। आप ये मुझे बताइए कि मेरे घर का निर्वाह कैसे होगा। और निर्वाह तो मैं खैर करूंगा ही करूंगा, लेकिन जब तक इनको मृत्यु दंड की मेरे को इनकी डिमांड है नहीं मिलेगी, मेरे को इंसाफ पूरा नहीं मिलेगा। मुझे पता है अंकल, आप यकीनन फौजी भी हैं, और यकीन मानिए जो फौजी एक फौज पे जब पूरी वतन के लिए वो अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, आज उनके घर पर आई है। और जितने भी लोग हैं, ये देखिएगा एक बड़ी, ये मैं अभी देखा, माफ कीजिएगा मुझे दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा लद्दाख। लद्दाख कभी आप ट्रेनिंग में रहेंगे या पोस्ट पे रहे होंगे, तब की चेन है। हाँ जी, हमने 12 तक नौकरी करके आ रखे हैं। अगर हम 1 घंटा सो जाए ना तो मैं क्या क्या कर जाएंगे आतंकवादी इनके साथ में, ये इनको खबर भी नहीं होगी। हम किस तरह अपनी जान पर खेल करके इनसे देश की रक्षा करते हैं, और उसका खामियाजा हमें ये मिला है कि आज तक हमारे को आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन हमारे ठीक है, मैं जानता हूं कि प्रशासन के समय का चाहिए होता है। एक दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटे, अभी 48 घंटे हो चुके हैं। अंकल अच्छा, एक अभी किसी ऐसे कोई फोन भी आया आपको, चाहे प्रलोभन के लिए हो या धमकी भरे लगे हों, या फिर कोई सुझाव दे रहा हो, किसी बड़े व्यक्ति ने ऐसा फोन किया? अभी तक मेरे पास कोई सुझाव नहीं आया। अगर आया तो मैं यही इसको बोलूंगा कि मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। और कहीं से कुछ मुख्यमंत्री की तरफ से बात हुई हो आप तक, या बात? मैंने मुख्यमंत्री जी को संदेश दिया था, लेकिन आज तक उनके कानों में या तो बात नहीं पहुंच, उनको सुना नहीं उन्होंने, या किसी ने बात नहीं पहुंचाई। और मैं चाहूंगा कि इस देश में, हमारे प्रदेश के अंदर मोदी जैसा संचालन हो, बिल्कुल आदरणीय मोदी जैसा संचालन हो, तभी इन माफियाओं की कमर टूटेगी। बिल्कुल, और जरूरत भी है। उत्तराखंड जब आप नौकरी में गए थे, तब का पहाड़ हमारा और आज का पहाड़ एक जैसा देख रहे हो आप? कितना परिवर्तित हो गया? परिवर्तित, सारा कुछ परिवर्तित हो गया है। यहाँ पर जो है गुंडागर्दी ज्यादा हो रही है। जो हमारा सरल भारत, जो उत्तराखंड था, सच्चे लोग रहते थे, एक सच्ची आबहवा, साफ सुथरी आबहवा थी, सच्चे लोग थे, ईमानदार लोग थे, उनको बरगला करके उनके उनके साथ में ये माफियाओं ने मिल करके उनकी जमीनों को लूट रहे हैं, उनके घरों को लूट रहे हैं, और उनकी हत्याएं हो रही हैं। मेरी प्रशासन से ये डिमांड है कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, और उनके ऊपर, उनके जो जहां पर उनके अड्डे हैं, ध्वस्तीकरण, जहां पर वो बैठते हैं, रात को शराब पीते हैं, रंडियां लाते हैं, उनका उन जगह ध्वस्त किया जाए। अंकल एक जाते जाते एक प्रश्न और, बहुत सारी यादें होंगी आपकी बच्चे के साथ। जी, कैसा लड़का है? सर जी, मैंने अपने परिवार में अपने बच्चों को वो संस्कार दिए हैं कि रोटी आधी खाना, लेकिन ईमानदारी की खाना। मेरे बच्चे ने किसी से 1 पैसा न लिया है, और न किसी का दे रहा। हाँ, लेने वाले सब आ जाएंगे मेरे पास में, लेकिन देने वाला कोई नहीं आएगा। मेरे बच्चे ने अपनी ईमानदारी से जो काम किया था, उसको उसने खाने नहीं दिया। लोगों ने, माफियाओं ने उसकी निर्मम हत्या करी है। उसके लिए मैं दोबारा पुनः यह आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी से, धामी जी से, कि आप इसके ऊपर एक थोड़ा प्रकाश डालें, अपनी नजरों को मेरे तरफ दृष्टिगोचर करें। अगर अगर ये बात नहीं होती है, पब्लिक कोई काम करेगी, तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, मैं कोई जिम्मेवार नहीं होगा। अब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, मैं शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। सब ठीक हो जाएगा। और साहब, जहाँ तक हो सके साहब, मैं भी शरीफ एक इतना बड़ा ऑफिसर तो मैं भी नहीं था, हौलदार से रिटायरमेंट आ रखा हूँ साहब। और साहब, मेरे को दे सकते हो इंसाफ तो दे दीजिए। मैं भी एक भारत का नागरिक हूँ, और आपके देश की सेवा करके आ रखा हूँ। मेरे लिए तो सब नागरिक एक बराबर है। और साहब, इंसाफ दे दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं तो मैं अपना जीवन यापन करके स्वर्ग सिधार जाऊंगा। मेरा जीवन ही कितना बचा है साहब। जहां भी सुन रहे हो मुख्यमंत्री जी, मेरे को इंसाफ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना प्राण दे दूंगा, और कोई मेरे को कोई चांस नहीं है। आप ऐसे मत बोलिए, सब ठीक हो जाएगा। और हम यही आशा करते हैं कि आप, आपका बच्चा, आपका पोता
सर मैं बताओ, मेरा बच्चा शाम को पापा पापा चिल्लाता, मैं क्या जवाब दूंगा साहब उसको, बताओ। मेरे बच्चे ने कौन सा जुल्म कर दिया था? अगर किसी डॉक्टर के पास आप इलाज करने जाओगे और वो दवाई देगा, उसके बाद गोली मार दोगे, तो क्या इंसाफ है ये मानवता है? देश के अंदर ये दोहरा कानून क्यों चल रहा है? पैरोल पे छोड़ दे रहे हैं लोगों को, क्या मतलब है? जिनको उम्र कैद होगी क्यों मिल रही है पैरोल उनको? किसी के सह पे पैरोल मिल रही होगी, और वो पैरोल देने वाले कौन है? प्रशासन ही तो होगा। मैं किसी को चिंतित करना नहीं चाहता, लेकिन है हमारे में से ही। सही बात। बहुत गहरी बातें बोली है, बहुत गहरी बातें। और जाते जाते यकीनन मैं यही चाहूंगा कि वो बच्चा, वो माँ, इनके बच्चे सब ठीक रहें। अभी भी रुदन चल रहा है, मैं इसीलिए इनको थोड़ा गाड़ी में लाया है, क्योंकि माहौल नहीं हम बनाना चाहते थे। और हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि ये बातें आप तक रखनी इसलिए जरूरी थी कि एक पिता क्या सोच रहा है इस पूरी कहानी में, इस जस्तोजहद में, इस भाग दौड़ में। बाहर देखिए आप, वहां उधर एक ताता लगा हुआ है जो लगातार लोग अभी भी देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। टेंट लगा के शामियाना, वहां इनकी बहू बैठी हुई है, एक 4 साल का पोता बैठा हुआ है, वो तमाम रिश्तेदार वहां बैठे हुए हैं। जल्द ही कुछ न्याय की आश हो, और हम परिवार के साथ हैं, आप भी। धन्यवाद।